से नीलेश शाह जी को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, जो बाजार से जुड़े लोग हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। इन्होंने कहा है कि चीन का 11 महीने में $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस सिर्फ इनोवेशन और कैप्टिवनेस की वजह से नहीं है। तो बेसिकली वो एक तरीके से इन पर कह रहे हैं कि चीन थोड़ी सी चालबाजी कर रहा है। क्या कर रहा है वो सुनिए। बल्कि इसके पीछे जो कारण है वो है कमज़ोर युआन। मतलब वो अपने युआन को अंडर वैल्यू करके ये चीज़ हासिल कर रहा है। आमतौर पर जब ट्रेड सरप्लस इतना बड़ा होता है ना, तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन चाइनीज युआन जो है इस टाइम पीरियड में सिर्फ 15% ही मजबूत हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस समय सामने खड़ा होता है, जो नीलेश शाह जी भी एक्चुअली उठा रहे हैं। क्या चाइना का सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को कंट्रोल कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है और इससे दुनिया में क्या असर पड़ने वाला है? तो चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को अब सर से। सर, जैसा कि अभी ये जो सिचुएशन है वो दिखाई दे रही है, और नीलेश शाह जी ने इसके ऊपर सवाल भी उठाया है कि भाई कंट्रोल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ये उन्होंने भी चीज़ें थोड़ी क्लियर करी हैं। अब मेरा जो सवाल है वो ये कि क्या चीन अपनी करेंसी को खुद से जो कमज़ोर कर रहा है, उसके पीछे एक्चुअल कारण आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो नीलेश शाह कह रहे हैं कि चीन का जो पहली इसमें इस पूरी कहानी में 2-3 चीज़ें बहुत रिमार्केबल हैं, जो जिनको हम सबको यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है। पहली बड़ी बात और पहली बड़ी खबर जो है वो जिस पे पूरी दुनिया की नज़र गई है वो ये है कि अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ के बावजूद, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड की अनसर्टेनिटी के बावजूद, चीन दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बना है जिसने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड सरप्लस हासिल करने का मुकाम हासिल किया है जी। ऐसा अभी तक दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं किया जिसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया हो। और ये एक साल के इसी 2025 के 11 महीनों में चीन को इस तरह का ट्रेड सरप्लस हासिल हुआ है। अमेरिका के भारी भरकम बैरियर रहे हैं, ट्रेड बैरियर रहे हैं चाइना को लेके। तो चाइना ने आखिर किया क्या? चाइना ने पहली चीज़ तो अमेरिका के टैरिफ को पूरी तरह से एक तरह से धता बता दिया, अमेरिका का पूरा खेल खराब कर दिया। जी। चीन ने इस पूरी प्रोसेस के दौरान पिछले 11-12 महीने में, और जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि पिछले साल के आखिर में जब इलेक्शन हुए थे अमेरिका में, और जहाँ वहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, तभी से चीन ने दरअसल अपना पूरा गेम प्लान बदल लिया था। चीन ने तब से ये तय कर लिया था कि अमेरिका की मार्केट की बजाय दुनिया के दूसरे मार्केट्स पर उसको फोकस करना होगा, यानी खुद को डाइवर्सिफाई अपने एक्सपोर्ट्स को करना होगा। और इसी वजह से चीन ने साउथ ईस्ट एशिया हो गए या यूरोप हो गए, इन कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू किया, अमेरिका को में थोड़ा कम करके। अब अमेरिका का झटका तो लगा चीन को, लेकिन उसने जो दूसरे मुल्कों में सामान बेचा, वहाँ से चीन अपने ट्रेड को नई ऊंचाई पर ले जाने में सफल हुआ। तो पहली बड़ी कामयाबी चीन की ये है कि जब पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी थी, चीन एक ऐसा ट्रेड सरप्लस हासिल कर रहा है जिस पर पूरी दुनिया आज हैरत कर रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि युआन को कमज़ोर करना उसकी ये रणनीति थी कि वो कैसे ट्रेड के जो टैरिफ है इससे बच सके। ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि आपने अपने जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई किया। भारत ने भी ये कोशिश की, जब अमेरिका से बड़े भारी भरकम टैरिफ भारत पर लगाए गए, 50% टैरिफ लगाया गया और बाकी चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आई भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में। तो भारत ने भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। एक कोशिश ये की कि जो हम माल बनाएं वो हम भारत में ही कंज्यूम हो जाए। दूसरी कोशिश ये की कि अमेरिका की बजाय दूसरे नए मार्केट ढूंढे जाएं, लैटिन अमेरिकी मार्केट को देखा जाए, अफ्रीका देखा जाए, या एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज़ में सामान बेचने की कोशिश की जाए। तो चीन ने पहला मामला तो डाइवर्सिफाई करने का किया। दूसरी बात जो है, जो युआन की बात है, जिस पे नीलेश शाह ने एक बड़ा बयान दिया है, वो भी वाकई उतना ही महत्वपूर्ण है कि केवल और केवल डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन या कम्पिटिटिवनेस चीन की खासियत नहीं है। चीन की बड़ी खासियत ये है कि वो डेलिबरेटली, जानबूझ के अपनी करेंसी को अंडर वैल्यूड रखे हुए है। और आपको याद होगा, अब से लगभग 18-20 साल पहले इसी तरह की रस्साकसी चीन और अमेरिका के बीच में छिड़ी थी, जब अमेरिका बार बार चीन को ये बोलता था
कि आप अपनी करेंसी को एप्रिशिएट नहीं होने देते, आप इसको मार्केट आधारित नहीं बना रहे, आप जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को कम किए हुए हैं। ये मसला तब से चला आ रहा है, एक दोनों देशों के बीच में बड़ी रार तकरार, एक कोल्ड वॉर इस बात को लेकर थी कि चीन अपनी करेंसी को क्यों नहीं मार्केट के हवाले करता, मार्केट से उसकी वैल्यू क्यों नहीं तय करने देता। तो चीन दो तरीके से इस चीज़ को टैकल कर रहा है। एक तो डेली का एक्सचेंज रेट चीन तय करता है, युआन का वर्सेस डॉलर का। दूसरी चीज़, चीन का जो सेंट्रल बैंक है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, वो लगातार करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन करता है और युआन को एप्रिशिएट होने से रोकता है। और यही वजह है जिस बात का जिक्र नीलेश शाह ने किया कि अगर आप पिछले 20 साल को देखेंगे, 2000 से लेकर 2025 तक में चाइना की करेंसी या युआन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15% एप्रिशिएट किया है उसने। इसी पीरियड, इसी को अगर आप तुलना करेंगे जब जापान की इकोनॉमी तेज़ी से जब ग्रोथ की थी जापान की इकोनॉमी ने, तो 1973 से 1995 के बीच में जापान की जो करेंसी येन है वो 81% का उसमें एप्रिसिएशन आया था। यानी जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट करती है तेजी से ग्रोथ करने के मामले में। चीन ने यहाँ पे अपनी करेंसी को सिर्फ और सिर्फ पिछले 20-25 साल में 15% एप्रिशिएट होने दिया। अब मसला ये आ जाता है कि आखिर करेंसी को डेप्रिशिएट कर रखने या कमज़ोर करेंसी से फ़ायदा क्या है। फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जब आप अपना सामान, और जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, वहाँ अगर आपकी करेंसी वीक है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। जितने भी कंट्रीज ऐसे हैं जो इंपोर्ट्स पर आधारित है, जिनकी इकोनॉमी आयात पे आधारित है, उनके लिए उनकी करेंसी जितनी मजबूत हो उतना फ़ायदा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी करेंसी के बदले डॉलर लेने हैं जी, है ना। तो अब जैसे कि भारत की आईटी सेक्टर को भारत के रुपए के डेप्रिशिएट होने या कमज़ोर होने का फ़ायदा मिलता है। जितना रुपए नीचे होगा उतना जो डॉलर में आपको कमाई हो रही है उसके बदले आपको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, ज़्यादा रुपए मिलेंगे आपको। यही हाल चीन के साथ है। चीन की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो जितना उसको डॉलर में कमाई हो रही है उसके बदले उसको ज़्यादा युआन मिल रहे हैं, जो भी वहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं, कंपनियां हैं, तो उससे फिर फ़ायदा होता है इकॉनमी को। ये चीन की एक कोशिश करने की लगातार जो है वो है, और इसी का तर्ज पे एक जो बात बार बार अभी हाल के वक्त में आई कि साहब रुपए जिस तरह से 90 पार कर गया, कि रुपए जिस तरह से तेज़ी से डेप्रिशिएट कर रहा है, आरबीआई आखिर इसमें दखल क्यों नहीं दे रहा। तब उसमें एक तर्क ये भी निकल के आया कि हो सकता है इसको करने की वजह या रुपी मार्केट में या करेंसी मार्केट में दखल न देने की आरबीआई की एक बड़ी वजह ये रही हो कि आरबीआई चाहता है कि जो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो अमेरिका के ट्रेड बैरियर्स लगे हैं या ट्रेड पे जो ऊंचे टैरिफ लगे हैं उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा उसकी भरपाई कम से कम कुछ हद तक कमज़ोर रुपए की वजह से हो जाए। तो मान लीजिए अगर 80 का डॉलर है तो आपको 80 रुपये में $1 आ रहा है, और अगर 90 रुपये में $1 आ रहा है तो अगर आप 90 रुपये के $1 में जब सामान बेचेंगे तो आपको जो $1 मिलेगा उस पर आपको भारत में 90 रुपये मिल जाएंगे। तो इससे आप अपनी यूनिट को, अपनी इकाई को, अपनी इंडस्ट्री को बचाने में सफल हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो सकता है। तो उस लिहाज से फिर मतलब आरबीआई खुद से चीज़ों को बस दखल नहीं दे रहा है, पर उस तरह करे अगर तो नहीं, बिल्कुल आरबीआई अगर चाहे तो रुपए को और डेप्रिशिएट होने से रोक सकता है। आरबीआई अगर चाहेगा तो डॉलर बेचेगा मार्केट में, फॉरेक्स करेंसी उसको निकालेगा। चाइना के पास डॉलर का सबसे बड़ा भंडार है दुनिया में, फॉरेक्स रिजर्व चाइना का सबसे बड़ा है दुनिया का, तो उसके लिए आसान है चीज़ें करना। लेकिन चीन जानबूझ के अपनी करेंसी को डाउन रखता है, एक स्ट्रेटजी है और उसकी काम की स्ट्रेटजी है, इसलिए चीन उसमें कोताही नहीं बरतता। अच्छा सर, इससे चाइना तो पॉजिटिव साइड में चलिए उसको फ़ायदा हो रहा है, बट इस पूरे एस्पेक्ट को अगर देखें तो क्या इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर क्या देखने को मिल सकता है? अगर ये चीज़ लंबी समय से चल रही है तो क्या इसका कोई असर इंडिया पर या इंडिया के अलावा और जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उन पर भी पड़ता है? बिल्कुल, देखिए चीन को इसका फ़ायदा क्या होता है, सीधे तौर पे ये समझिए कि चीन को इससे इस बात में मदद मिलती है कि वो पूरी दुनिया में अपना सामान डंप कर पाए। दुनिया भर की जो फैक्ट्री बना है या मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ, चाहे उसमें हाईटेक चीज़ें हों, चाहे उसमें बाकी की चीज़ें हों, बाकी के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हों
या दूसरे आइटम हो, अपैरल हो, उन सबको चीन को दुनिया भर में बेचने में एक तो आप दो तरह के फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि आप जो सामान बना रहे हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब हुआ चीन जब आप बल्क में बना रहे हैं तो एक ही यूनिट, हाँ, तो उसका प्राइसिंग आपकी एक्चुअली कम हो गई, कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो गई, तो आप एक वहाँ कम्पिटिटिव हो गए। दूसरा, आपका युआन जो है वो कमज़ोर है, तो जब आप बाहर बेच रहे हैं तो आपको डॉलर ज़्यादा मिल रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो उनकी कैपेसिटी आपको स्केल अप करने में मदद मिलती है। तो ये दुनिया भर के मार्केट्स में चीन को अपना दबदबा बढ़ाने में मदद देता है। तो कुल मिलाकर चीन की इस पूरे मुद्दे को चालबाजी कहना ठीक है, या वैसे तो ये चीन के ये लिहाज से तो बढ़िया चालबाजी है। अमेरिका इसको बरसों से कह रहा है। अच्छा, अमेरिका पिछले 20-22 साल से इसी बात को कह रहा है कि साहब आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कीजिए डॉलर के उसमें मुकाबले। अमेरिका को नुकसान होता है, अमेरिका इस चीज अमेरिका को नुकसान होता है, अमेरिका की करेंसी अप्रिशिएटेड। अगर अमेरिका जो सामान चीन, अमेरिका से बहुत सारा सामान चीन जाता है, ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका चीन को कुछ नहीं बेचता, अमेरिका का भी अच्छा खासा चीन को सामान जाता है, लेकिन जो ट्रेड बैलेंस है वो चाइना की तरफ टिल्ट करता है। मतलब अमेरिका चाइना के ट्रेड में चीन का ट्रेड सरप्लस है। उसी बात से अमेरिका नाराज रहता है कि साहब हम कम सामान बेच पा रहे हैं, आप ज़्यादा बेच देते हो हमारे देश में आके। अमेरिका दुखी इसी वजह से पूरी दुनिया से कि पूरी दुनिया ने, और उसमें भारत का भी नाम वो लेते हैं कि पूरी दुनिया ने हमारी लिबरल ट्रेड पॉलिसीज का गलत फायदा उठाया, हमको एक्सप्लॉइट किया है। हमसे कुछ नहीं लेते, हम जब जो बेचते हैं, मान लीजिए भारत जो सामान बेच रहे हैं हम भारत में जाके, उस पे साहब आपने टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लगा रखे हैं, और हम जो आपका जो सामान आ रहा है उस पर तकरीबन 0 टैरिफ है। तो बड़ी कहानी दिलचस्प है ग्लोबल ट्रेड की। अमेरिका परेशान है कि मेरा सामान तो अपने यहाँ महंगा कर लेते तो खरीद नहीं पाते लोग, बिल्कुल, और तुम्हारा सामान मेरे यहाँ अब अमेरिका चाहकर भी डॉलर को डेप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, वो जाल में फंस चुका है अपने ही। और क्योंकि अमेरिका की उसकी एक और वजह है, अमेरिका की करेंसी ग्लोबल लेवल पे एक रिजर्व करेंसी की शक्ल में है। दुनिया भर के पास, चाहे भारत हो, सबके पास डॉलर के बेस में आपका फॉरेक्स रिजर्व है। ग्लोबल ट्रेड की करेंसी, यानी ग्लोबल ट्रेड होगा किस करेंसी में, वो डॉलर में होता है। तय भी तो उन्होंने खुद ही किया था अपनी। तो नहीं, तय क्या, पूरी दुनिया ने डॉलर को माना कि ठीक है साहब, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत थी कि डॉलर के कोलैप्स करने का, या डॉलर के आप एक कहते हैं ना रद्दी बन जाना, जैसा वेनेजुएला या बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में एक वक्त ये आया कि करेंसी या जो नोट है वो रद्दी की उसमें शक्ल में तब्दील हो गए कि साहब आप इतने सारे झोला भर के लेके जाओ और एक ब्रेड आप लेकर आएंगे। तो वो जो डिवैल्यूएशन है वो इस कदर हो जाता है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाती है कि आपकी जो करेंसी है, बहुत आप नोट छाप लेंगे तो भी यही कगार या ये स्थिति पैदा होती है। तो ये खैर इकोनॉमी के कुछ कहानियाँ हैं जिनको कभी भी डिस्कस किया जा सकता है। तो खैर चलिए, अमेरिका तो परेशान है कि नहीं है, ये तो खैर आप लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि चीन ने समस्याएं बढ़ा रखी हैं।